Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो कंप्लीट टेक्स्ट बुक है यानी कि प्रोज सेक्शन। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की हम समरी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में यदि आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश एचशीट देने जा रहे हो, केवीएस में देने जा रहे हो, तो उन सभी के लिए जो ये क्लास है बड़ी हेल्पफुल है। इसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये पहला ही चैप्टर है जिसमें हम क्या देखते हैं, पैट्रिक नाम का एक लड़का होता है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ना ही कभी वो होमवर्क करता है। एक दिन वो सिर्फ गेम्स ही खेलते रहता है, जैसे बास्केटबॉल, नाइनटेंडो, हॉकी, जैसे ये गेम्स खेलता रहता है और वो कोई भी होमवर्क करना पसंद नहीं करता। एक दिन वो क्या देखता है कि जो उसकी कैट है यानी कि जो उसकी बिल्ली है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। लेकिन जब वो पास जाके देखता है उसको पता लगता है कोई छोटी गुड़िया नहीं है, बल्कि एक छोटे आकार का आदमी है जिसको एल्फ यानी कि ELF एल्फ उसको बोला गया, यक्स इसको हिंदी में बोला गया है, वो था। और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था कि वो उसको बिल्ली से बचाए। जो एल्फ है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था कि उसको बिल्ली से बचा ले पैट्रिक। वो पैट्रिक को बोलता है कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। उसको वो एक विश ग्रांट करता है, तो पैट्रिक उसको बचा लेता है। पैट्रिक उसके सामने इच्छा रखता है कि जो सेमेस्टर के एंड तक उसको उसका होमवर्क करना पड़ेगा, जो 35 डेज बचे हुए हैं उसके लिए उसका होमवर्क करना पड़ेगा। एल्फ मान जाता है। फिर क्या होता है, जो एल्फ होता है उसको ह्यूमन एजुकेशन के बारे में इतना पता नहीं होता, ना इसको कैलकुलेशंस आती, ना इसको सब्ट्रैक्शन है कि जोड़ घटा गुणा भाग, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ऐसा कुछ भी उस एल्फ को आता नहीं होता। तो वो सब करने में एल्फ को पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो बार बार पैट्रिक की हेल्प मांगता है, उसको बोलता है डिक्शनरी लेकर के आए उसके लिए, डिक्शनरी में से जो वर्ड है वो भी ढूंढ के बताए। तो ऐसे करके पैट्रिक उसकी हेल्प करता है और जब वास्तव में जो रिजल्ट आता है वो A+ पैट्रिक को मिलता है। और जो उस सब के लिए जो जिम्मेदार है वो पैट्रिक खुद ही है, क्योंकि वास्तव में जो होमवर्क किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो ये था चैप्टर। अब हम इसके जो MCQs हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु नेवर डिड हिज होमवर्क। उस लड़के का क्या नाम था जो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। हमको पता है उसका नाम पैट्रिक था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑफ द फॉलोइंग विच गेम्स डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले। पैट्रिक इनमें से कौन से गेम खेलता था, हॉकी, नाइनटेंडो, बास्केटबॉल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑल, A, B and C। वो हॉकी भी खेला करता था, नाइनटेंडो एक वीडियो गेम होता है, और बास्केटबॉल, ये तीनों ही गेम्स वो खेलता था। जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड पैट्रिक हेट। पैट्रिक को किस चीज़ से नफरत थी, पैट्रिक किस चीज़ से घृणा करता था। अब हम इसके ऑप्शन रीड करते हैं, प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने से, डूइंग हिज होमवर्क, वॉचिंग टेलीविजन, गोइंग टू स्कूल। पैट्रिक को जो सबसे ज़्यादा होमवर्क वो घृणा थी वो थी उसके होमवर्क करने से। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद। एक दिन पैट्रिक क्या देखता है जिसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही थी, अ लिटिल डॉल, अ स्कूल बॉय, अ स्कूल गर्ल, या फिर वो अनदर कैट, दूसरी कैट के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। उसने देखा कि जो उसकी कैट थी वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड पैट्रिक ग्रैब्ड द लिटिल डॉल व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड। जब पैट्रिक ने उस लिटिल डॉल को कैट से ग्रैब किया, झपटा उसको बचाने के लिए, तो वो हैरान क्यों रह गया था। इट वॉज वेरी कॉस्टली डॉल, ये बड़ी महंगी डॉल थी। इट वॉज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, एक छोटे आकार का आदमी था। इट वॉज अ बेबी, एक बेबी था। या इट वॉज अ ग्लास डॉल, या फिर एक ग्लास की डॉल थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। इट वॉज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। इज वॉज नॉट अ लिटिल डॉल, इट वॉज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट, जिनकी सबसे छोटे आकार का एक ये आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द एल्फ ग्रांट पैट्रिक। पैट्रिक को क्या उसने ग्रांट किया, जो एल्फ था उसने क्या ग्रांट किया उसको, अ विश, अ मैजिक मैन, अ मैजिक बुक, या अ लॉट ऑफ मनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि अ विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की जो इच्छा थी वो क्या थी? द एल्फ शुड ब्रिंग न्यू क्लोथ्स, एल्फ को नए कपड़े लेके आने चाहिए। द एल्फ शुड ब्रिंग, नेक्स्ट है इसका ऑप्शन देखिए, स्वीट्स, उसके लिए स्वीट लेकर के आए। द एल्फ शुड प्ले फॉर हिम, या द एल्फ शुड डू हिज होमवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उसकी इच्छा थी कि जो एल्फ है वो उसका होमवर्क करे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम वाज द एल्फ टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कितने टाइम के लिए उसको पैट्रिक का होमवर्क करना था, एल्फ को पैट्रिक का होमवर्क कितने टाइम के लिए करना था? फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, ओनली फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए, या फिर नेवर, कभी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि कौन अपने शब्दों पर खरा रहा, किसने अपनी बातें पूरी की, पैट्रिक ने, एल्फ ने, या टीचर्स ने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एल्फ ही था जिसने अपनी बातें पूरी की, यानी कि उसका हेल्प, होमवर्क करने में उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्फ बिगेन टू, एल्फ ने क्या करना शुरू किया था? प्ले विद पैट्रिक, डू पैट्रिक्स होमवर्क, ब्रिंग थिंग्स फॉर पैट्रिक, सिंग सॉन्ग्स फॉर पैट्रिक। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डू पैट्रिक्स होमवर्क। द एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इन विच सब्जेक्ट पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, कौन से सब्जेक्ट में जो पैट्रिक आउट ऑफ लक था, यानी कि उसका जो भाग्य था वो बड़ा बुरा था। जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैथ्स में ही वो ज़्यादा बुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच सब्जेक्ट डू वी सोल्व एक्सरसाइज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, हम किस सब्जेक्ट में जो जोड़, घटा और भाग के सवाल और जो भिन्न के सवाल हम हल करते हैं, सबको पता वो होगा ऑप्शन सी, मैथ्स में। व्हाट पोजीशन डिड पैट्रिक गेट इन हिज सेमेस्टर रिजल्ट, पैट्रिक को क्या उसको जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है A+। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु हेल्प्ड द एल्फ इन डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने में किसने हेल्प की थी? अदर एल्फ्स, दूसरे यक्षों ने, पैट्रिक्स टीचर्स ने, पैट्रिक हिमसेल्फ ने, पैट्रिक्स फ्रेंड ने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पैट्रिक ने खुद में की थी वास्तव में, एल्फ ने तो सिर्फ थोड़ी हेल्प की थी, बट ज़्यादा मेहनत किसने की थी? पैट्रिक ने की थी, क्योंकि वही उसको डिक्शनरी से सब ढूंढ ढूंढ के दे रहा था, उसके जिले जो ये क्वेश्चंस होते हैं, मैथ की प्रॉब्लम्स होती है, वही सॉल्व कर रहा था। वट टाइप ऑफ अ किड वाज पैट्रिक नाउ, पैट्रिक अब किस प्रकार का बच्चा था? लेजी, मॉडल, इलिटरेट, या फिर सीख? अब वो एक मॉडल की आदर्श बच्चा बन चुका था सभी के लिए, क्योंकि उसने अपनी जो हासिल है वो अच्छी पोजीशन क्लास में हेल्प कर ली थी। डैश सब्जेक्ट वाज अ मिस्ट्री फॉर एल्फ, एल्फ के लिए कौन सा सब्जेक्ट एक मिस्ट्री था? इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स या हिस्ट्री? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री वाज अ मिस्ट्री फॉर द एल्फ। तो ये था पैट्रिक वाला चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कुत्ते को अपना नया मालिक है जो वो कैसे मिला। ये है एनसीईआरटी क्लास 6 बुक का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो कुत्ते होते हैं स्टार्टिंग में वो अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, ऐसे ही जो भेड़ियों की तरह वो घूमते रहते थे, आज़ाद होते थे वो। लेकिन वो बार बार क्या हुआ, वो ऐसी लाइफ से वो थक चुके थे। अब वो चाहते थे कि वो किसी को अपना मालिक बना ले। तो कुत्ता होता है जो अपने मालिक की क्लास में वो चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो ऐसे ही करते करते वो एक वॉल्फ को देखता है कि वॉल्फ को अपना मालिक बना ले। तो वॉल्फ मान जाता है कि उसका मालिक बनने के लिए वो चलते हैं फिर शिकार के लिए। फिर वॉल्फ देखता है कि कोई बियर गया है यहाँ से, इनकी भालू, जो वॉल्फ होता है वो भालू से डरता होता है। तो वो सोचता है कि जो कुत्ता होता है वो सोचता है कि वॉल्फ इतना शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वो बियर से डर रहा है। अब वो वॉल्फ को छोड़ देता है, बियर के पास चला जाता है। फिर वो बियर को अपना मालिक बना लेता है। फिर बियर के साथ शिकार पे चल पड़ते हैं। फिर बियर होता है, जब पता चलता है उसको, वो शिकार के साथ जा रहे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो गाय है बहुत सारी वो हड़बड़ी में इधर उधर भाग रही हैं। तो जो बियर होता है वो डॉग को बताता है कि यहाँ जरूर लायन आया हुआ है, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो कुत्ते को फील होता है कि ये भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर नहीं है पृथ्वी पर, तो मैं इसको भी अपना मालिक नहीं बना सकता। तो वो शेर के पास चले जाता है। जब वो शेर के पास चले जाता है कि शेर को अपना मालिक बना लेता है। फिर बातें बातें में पता चलता है जब वो शिकार के लिए जा रहे होते हैं कि वो जो शेर है वो आदमी से डरता नहीं कि इंसान से डरता है। तो वो अब जो कुत्ता होता है इंसान को अपना मालिक बना लेता है। तब से लेकर के वो आज तक इंसान का ही सबसे वफादार जानवर, पालतू पशु बोल सकते हो आप। तो ये था स्टोरीज में कुत्ते को अपना जो मालिक है वो किस प्रकार से मिलता है। अब हम इसके जो MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डॉग सिक टायर्ड ऑफ। जो कुत्ता था वो किस चीज़ से थक चुका था, किस चीज़ से वो पक चुका था। ईटिंग फ्लैश मांस खाने से, लिविंग इन फॉरेस्ट जंगल में रहने से, वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ खुद की उस पे ही वो ऐसे से भटक भटकते ही वो थक चुका था। वर्किंग फॉर अदर्स दूसरों के लिए काम करके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु डिड द dog decide to make his master। who did the dog decide to make his master। तो किसको अपना मालिक बनाने की उसने सोची। who was stronger than anyone on the earth। कि जो पृथ्वी पर दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली हो। who was richer जो अमीर हो। who was cleverer जो चालाक हो। या who was poorer जो गरीब हो। तो जो कुत्ते ने सोची थी मालिक बनाने की, वो सोची थी स्ट्रोंगर को यानी कि जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा मैं उसी को अपना मालिक बना लूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल द मास्टर ऑफ द डॉग वाज। कुत्ते का जो मास्टर था वो कौन था सबसे पहले, बियर, वॉल्फ, लायन या मैन। सबसे पहले जो था वो था वॉल्फ, सेकंड नंबर पे था बियर, थर्ड नंबर पे था लॉयन। तो इस प्रकार से आप इनकी सीक्वेंस याद कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे कौन था, वोल्फ, यानी कि कुत्ते ने सबसे पहले किसको अपना मालिक बनाया था, वोल्फ को। सेकंड नंबर पे किसको बनाया था, सेकंड नंबर पे बनाया था बियर को यानी कि भालू को। थर्ड नंबर पे बनाया था लॉयन को यानी कि शेर को। लास्ट में उसने बनाया था मैन को, वो फोर्थ नंबर पे आएगा। तो आप इसकी सीक्वेंस याद कर लेना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डॉग लेफ्ट द वोल्फ बिकॉज। कुत्ते ने वोल्फ को यानी कि भेड़िए को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट टू द वोल्फ, वोल्फ के बाद उसने किसको अपना मालिक बनाया था, बियर को। हमने स्टोरी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग लेफ्ट द बियर। डॉग ने बियर को छोड़ दिया था, क्यों, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लॉयन, क्योंकि वो शेर से डर रहा था। नेक्स्ट टू द बियर, बियर के बाद कुत्ते ने किसको अपना मास्टर के रूप में चुना, तो वो था लॉयन को, तीसरे नंबर पे। हु वाज अ लायन अफ्रेड ऑफ, अब जो शेर है वो किससे डरता था, मैन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड द डॉग अडोप्ट हिज मास्टर फाइनली। फाइनली उसने किसको अपना मास्टर अडोप्ट कर लिया, वो बनाया था मैन को। वट टाइप ऑफ अ सर्वेंट इज डॉग, जो कुत्ता है वो किस प्रकार का सर्वेंट है, किस प्रकार का वो नौकर है, तो वो है फेथफुल, जिसको हम सबसे लॉयल वफादार जानवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। डॉग ही है वो तो सबसे जो लॉयल सर्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु डू यू थिंक स्ट्रोंगर देन द अदर्स। आप किसको सोचते हो जो दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जो मैन है वही दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों, क्योंकि उसके पास थिंकिंग पावर है। विच एनिमल इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किस एनिमल को जंगल का राजा बोला जाता है, सभी को पता है, लॉयन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, किसने अपना जो मालिक था वो खुद ढूंढ लिया था, वो था डॉग। तो गाइज ये था सेकंड चैप्टर, यानी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कुत्ते को अपना मालिक किस प्रकार से मिला, ये सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड चैप्टर, हम तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है तारोस रिवार्ड, यानी कि तारों का इनाम। इस चैप्टर में क्या देखते हैं, जो तारा होता है गरीब लकड़हारा होता है, वो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा करता है। जब एक दिन उसके जो पिताजी होते हैं उसको बड़ी ठंड लग रही होती है, उस ठंड को भगाने के लिए वो विश करते हैं कि काश वो जो साके है, साके एक ड्रिंकिंग का जो पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, उसको सोचते हैं काश वो पी पाता उसको, तो उसकी ठंड दूर हो जाती। जो तारा होता है, तारा को ये बात बड़ी उदास कर देती है कि वो उनके लिए ये चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स के लिए वो बड़ा अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा जो वो कहते हैं आज्ञाकारी बच्चा उनका होता है। तो वो एक दिन उसके पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता है और जंगल में जल्दी पहुंच जाता है, ताकि वो उसके पिताजी की उस इच्छा को वो पूरा कर सके। जंगल में जाके वो लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है, तब उसको गर्मी लगने लगती है, तो वो अपनी जैकेट उतार देता है। वो सोचता है काश यही गर्मी उसके पापा को भी लग पाती, तो फिर कितना अच्छा होता, उनकी जो कंपी है, जो सर्दी है, उनसे वो दूर हो पाती। तो वो अपने काम करते करते तब उसको सुनाई पड़ती है एक झरने की आवाज़। झरने की आवाज़ सुन के वो अपना काम छोड़ देता है और जाके देखता है कि कहाँ से आ रही आवाज़। जब वो झरने के पास जाता है, उसको प्यास लगी होती है, उस झरने के पानी को टेस्ट करके देखता है, वो हैरान रह जाता है कि वो नॉर्मल वाटर नहीं होता, वो जापानी जो पदार्थ होता है साके ही होता है।
तो वो सोचता है कि वो एक बर्तन लेता है, बर्तन में भर के वही जो पेय पदार्थ है जापानी साके का उसके पिताजी के लिए ले जाता है। उसके पिताजी वो पी के बड़े खुश होते हैं। जो भी गांव वाले आस पड़ोस के जो व्यक्ति आते हैं उनके पास सबको वो दिया जाता है। जो ये कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। तो जो सारा गांव है अपने बड़े बर्तन लेकर के उस झरने के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पे जा करके उस झरने का पानी टेस्ट करते हैं तो वो उनको लगता है कि तो सिर्फ नॉर्मल वाटर है। तारो ने उन सबको बेवकूफ़ बनाया है। तो जब उन सब के जाने के बाद तारो फिर से जा करके उस झरने के पानी को टेस्ट करता है तो वो वही फिर से साकी का जो टेस्ट वो देता है। तो इस प्रकार से जो तारो होता है कि इतना आज्ञाकारी वो अपना पेरेंट्स का बच्चा होता है। जो ये तारो की कहानी है वो जापान के सम्राट तक पहुंच जाती है। उससे वो बड़े खुश होते हैं और उनको वो सिक्के देते हैं सोने के। और जो उस शहर का नाम है तारो के नाम के ऊपर ही, उस झरने का जो नाम है वो तारो के नाम के ऊपर ही रखा जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि सभी बच्चों को प्रेरणा मिले कि वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें और वो अच्छे बच्चे बन करके रहें। तो ये थी स्टोरी थर्ड चैप्टर में जो हमने डिस्कस की। अब हम इसके जो MCQs हैं, क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर, वो MCQs के जरिए करेंगे। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर देखिए। तारो वाज अ यंग, तारो क्या था? वुड कटर था, बैगर था, पेंटर था या म्यूजिशियन था? हमको पता है कि वो वुड कटर था। वुड कटर क्या होता है? लकड़हारा, इनकी लकड़ियाँ काटने वाला। What did तारो do all day long in the forest? तारो जंगल में पूरा दिन क्या करता था? Killed birds, chopped wood, played games, sang songs. वो वुड चॉप किया करता था, यानी कि लकड़ियाँ काटा करता था। चॉप होता है काटना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। What did तारो's father wish for? तारो के पिताजी वो किस चीज़ के लिए इच्छा करते हैं? मनी के लिए, मिल्क के लिए, शेक के लिए या फिर फूड के लिए? वो इच्छा करते हैं साके के लिए, जो कि जापानी पेय पदार्थ होता है। What टाइप ऑफ ड्रिंक वाज साके? साके किस प्रकार का जो ड्रिंक था? वार्मथ गिविंग बट एक्सपेंसिव, ये गर्मी देने वाला बट महंगा पदार्थ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम पैसे कमा पाता था। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड वर्क इनफ, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गाँव वालों को लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी। द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, जो लकड़ियों का प्राइस था वो बड़ा ही कम था। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने एक्स्ट्रा मनी का क्यों डिसाइड किया? टू लिव मोर कंफर्टेबल लाइफ, ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी जीने के लिए। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, उसके पिताजी के लिए कुछ साके खरीदने के लिए। टू बाई न्यू क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए। टू रिपेयर क्रैक्स इन द हट, झोपड़ी में जो दरारें आ गई हैं उनको भरने के लिए। तो जो वो एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत थी उसको, टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, ताकि वो उसके पिताजी को साके दे सके। द नेबर लेफ्ट तारोस हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसी आए थे उन्होंने तारो की हट को जल्दबाजी में छोड़ दिया। क्यों? क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि वो पूरे गाँव वाले लोगों को उस वाटरफॉल, उस पानी के झरने के बारे में बताना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट साउंड डिड तारो हियर व्हाइल चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट? जब तारो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब उसने क्या आवाज़ सुनी थी? रशिंग ऑफ स्ट्रीम, एक झरने की आवाज़ उसने सुनी थी। द वाटरफॉल वाज हिडन बिहाइंड अ, जो झरना था वो किसके पीछे छिपा था? एक चट्टान के पीछे वो था, एक रॉक के पीछे था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट हैपेंड When तारो's father drank only one swallow of sake? क्या हुआ जब तारो के फादर ने सिर्फ एक ही घूंट पिया? He stopped shivering, उसने कांपना बंद कर दिया क्योंकि जो पेय पदार्थ था वो गर्मी देने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Why was there a long procession of visitors to woodcutter's house? लकड़हारे के घर में इतने सारे जो मेहमान थे वो क्यों आ रहे थे, इतने सारे विजिटर्स? बिकॉज दे वॉन्टेड टू टेस्ट डिलीशियस साके, क्योंकि वो जो स्वादिष्ट साके को वो टेस्ट करना चाहते थे, उसको चखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन तारो रीच्ड द वाटरफॉल अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, जब तारो अगली सुबह वाटरफॉल के पास गया अर्ली मॉर्निंग में तब उसने क्या पाया? क्या हैरान हो गया वो? क्यों हो गया हैरान? ऑल हीज नेबर्स देयर, क्योंकि उसके जो सभी पड़ोसी थे उसी साके को पाने के लिए अपने बर्तन लेकर के वहाँ पे पहुँच गए थे। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमको फंसाया गया है, हमको बेवकूफ़ बनाया गया। हाउटेड द विलेजर्स, जो गांव वाले गुस्से में बोलते हैं। हु हैड ट्रिक्ड देम, किसने उनको फंसाया था? यहाँ पे किसको बोले थे? वो बोल रहे थे तारो ने हमको फंसाया है, हमको झूठ बोला है कि यहाँ पे साके मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14।
What did the neighbors want to do तारो when the water in the waterfall tasted nothing but cold water? क्या हुआ जब नेबर्स ने उस झरने तारो को क्या किया उन्होंने जब उन्होंने टेस्ट किया कि वो कोई साके नहीं सिर्फ ठंडा पानी है. They wanted to drown him in the waterfall. वो तारो को उस वाटरफॉल में डुबा के मारना चाहते थे, इतना वो उससे गुस्सा हुए थे. क्वेश्चन नंबर 15. What did the emperor of Japan give Taro's honor him? जो जापान का सम्राट था वो तारो को सम्मान के रूप में क्या देता था, क्या दिया था उसने उसको? दिए थे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. गोल्ड के 20 सिक्के उसने दिए थे. ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ तारोस रिवार्ड, तारो की जो अपनी कहानी पढ़ी है, लेसन पढ़ा है, हु इज थॉटफुल सन? थॉटफुल सन कौन सा होता है? वन हु इज केयरिंग, जो वो होता है जो एक पेरेंट्स की चिंता करे, वो नहीं जो जिम्मेवारी गैर जिम्मेवार हो, जो मूर्ख हो, या फिर जो वन हु इज थॉटफुल जो विचारशील हो, वो होता है वन हु इज केयरिंग. तो ये था गाइस चैप्टर 3 जो हमने डिस्कस किया, तारोस रिवार्ड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस. जो इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला के बारे में ये चैप्टर है. कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ? जो कल्पना चावला वो हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखती है, और उनकी जो मृत्यु कब हुई थी उसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो 1, 2, 3 की, यानी कि पहली तारीख थी, दूसरा महीना था, और 2003 की वो साल थी जब कल्पना चावला की डेथ हुई थी. तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की जो ऊंचाइयाँ छुई, कैसे उसने अपने सपने को पूरा किया, कैसे यूएस की सिटीजनशिप ली. तो गाइज जो ये 6 क्लास के सभी चैप्टर्स हैं इनकी समरीज में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसी चैनल पर जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप इसकी डिटेल्ड समरी देख सकते हो. इस वीडियो में हम सिर्फ इसके एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे फर्दर. जो इसमें हम एक जो यान था उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम था कोलंबिया यान उसको पूछा गया है, और वो कैसे हुआ था, कितने दिन की यात्रा थी, कितना उसके ऊपर खर्चा आया था. तो ये सब बातें हम एक चैप्टर में अलग वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. अब क्या होगा इससे, अगर हम वो सब बातें फिर से दोबारा रिपीट करते रहेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. अब हम इसके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर ही देखेंगे. कल्पना चावला बोर्न इन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था करनाल हरियाणा में. कल्पना चावला ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश इन करनाल, किस स्कूल से वो ग्रेजुएट हुई थी? ऑप्शन नंबर 8 टैगोर स्कूल से वो ग्रेजुएट हुई थी. कल्पना चावला गोट अ बैचलर्स साइंस डिग्री इन, किस में उसने अपने बैचलर की डिग्री ली थी? वो ली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. From which country did Kalpana get her master and PhD degrees? From the USA, United States of America. Kalpana Chawla was a naturalized citizen of USA. Kalpana Chawla was married to Harrison who was a dash, who was a US citizen, यानी कि वो अमेरिका का ही एक सिटीजन था जिसके साथ शादी करके उसने जो अमेरिका की सिटीजनशिप है वहाँ की नागरिकता ले ली थी. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. What was कल्पना चावला लाइसेंस्ड टू फ्लाई? कल्पना चावला को क्या क्या उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ था? लैंड एरोप्लेन्स, सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, या A, B एंड C आर करेक्ट? तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. इन तीनों को उड़ाने का लाइसेंस उसको मिला हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8. When did कल्पना चावला ज्वाइन नासा एज ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए उसने नासा को कब ज्वाइन किया था? वो ज्वाइन किया था 1994 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. What was the name of the space shuttle in which कल्पना went in her first space mission? उस फ्लाइट का नाम क्या था? उसका नाम था कोलंबिया स्पेस शटल. हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट वर देयर? कितने एस्ट्रोनॉट उसके अंदर थे जब वो कोलंबिया डिजास्टर हुआ था? उसमें थे टोटल 7. When did कोलंबिया स्पेस शटल टेक ऑफ हिज इट्स ट्रेजिक फ्लाइट? वो ली थी इसने, उड़ान कब भरी थी इसने, टेक ऑफ कब किया था? वो टेक ऑफ किया था 16 जनवरी 2003 को, और जब वो डिजास्टर हुआ था तो वो हुआ था 1 फरवरी 2003 को. 16 दिन की ये यात्रा थी. तो ये सब कुछ अपने याद रखना है. कोलंबिया एक्सप्लोडेड व्हेन इट वाज रिटर्निंग टू अर्थ आफ्टर कंप्लीटिंग ईस्ट्स. इसकी कौन सी उड़ान वो भर रहा था? वो इसकी 28वीं उड़ान थी, और जो ये यान था वो 100 उड़ान भर सकने में सक्षम था. व्हाट डे वाज इट ऑन 1 फरवरी 2003 व्हेन कोलंबिया डिजास्टर टेक प्लेस? देन इट वाज सैटरडे. शनिवार की वो रात थी, शनिवार का दिन था इनकी जब ये कोलंबिया डिजास्टर हुआ था. वो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें कल्पना चावला की डेथ हुई थी.
व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु फ्लाई एन एरोप्लेन? उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं जो एरोप्लेन उड़ाता है, उसको बोलते हैं पायलट। कोलंबिया स्पेस शटल वाज गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, ये 100 उड़ान भर सकने में सक्षम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल, इसका जो चैप्टर का नाम है। और इसके जो ऑथर हैं वह ईवी ल्यूकास के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें हम क्या देखते हैं, स्कूल की जो एक ओनर होती है, मिस बीम इसकी ओनर होती है, और बच्चों को सिखाने का उसका बड़ा अजीब सा स्टाइल होता है। और क्या स्टाइल होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि इसमें दुर्भाग्य क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को किसी दिन इनको लंगड़े बन के रहना होता है, किसी दिन अंधे बन के रहना होता है, किसी दिन गूंगे, किसी दिन बहरे, किसी दिन इंजर्ड। तो इस प्रकार से बच्चों को रोल्स दी जाते हैं। जो लेखक होता है स्कूल की विजिट करता है, मिस बीम से बातें करता है, बच्चों से बातें करता है, तब बातों बातों में उसको पता चलता है कि जो सबसे बुरा दिन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अंधा बनने का दिन। क्योंकि जब किसी बच्चे को अंधा बनना होता है तो उससे पहले वाले दिन ही उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है, ताकि वो जब अगले दिन सुबह उठे तो अंधेपन के साथ ही वो उठे और उसको पता चले कि कैसा अंधा होने पर उसको फील होता है। और कोई चीज़ दूसरे की गाइडेंस पे उसको चलना होता है, और उसको हर टाइम ये डर बना रहता है कि वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएगा। सिर्फ जब वो शांति से बैठ जाता है तभी उसको राहत मिलती है। तो चलिए हम इसके MCQs डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट हैड द राइटर हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट? लेखक ने किसके बारे में सुना था? मिस बीम स्कूल में, मिस बीम के रिचनेस के बारे में, मिस बीम की फैमिली के बारे में, या मिस बीम की काइंडनेस के बारे में? उसने सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में। वट डिड द राइटर सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही अराइव्ड इन द स्कूल? जब वो सबसे पहले स्कूल में पहुंचता है तो उसको सबसे पहले कौन दिखता है? उसको दिखता है एक ब्लाइंड गर्ल। नेक्स्ट, अ लिटिल बॉय वाज लीडिंग द ब्लाइंड गर्ल बिटवीन द, वो जो एक छोटा लड़का था जो उस अंधी लड़की को गाइड कर रहा था, लीड कर रहा था, बता रहा था, तो वो किसके बीच में? तो उस टाइम वो थे फ्लावर बेड्स, यानी फूलों क्यारियों के बीच में वो घूम रहे थे, वो उसको गाइड कर रहा था वहाँ पे। व्हाट डिड द राइटर आस्क मिस बीम सम क्वेश्चंस अबाउट? किसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछे मिस बीम को? जो राइटर था उसने उस क्वेश्चन पूछे, उसके जो टीचिंग मेथड थे उसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल? मिस बीम के स्कूल का जो वास्तविक उद्देश्य था, डेवलप द क्वालिटी ऑफ डैश अमंग द स्टूडेंट्स, कि दूसरों के प्रति काइंडनेस को वो जगा पाई। कैसे उनको गाइड करना, जो ये डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ सिटीजन्स डिड मिस बीम वांट हर स्टूडेंट टू बिकम? कैसे चाहती थी कि वो जो उसके स्टूडेंट है वो कैसे बने? वो बने रिस्पॉन्सिबल। विच गेम वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मिस बीम स्कूल? कौन से जो गेम थे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे मिस बीम के स्कूल के? ब्लाइंड डे, डेफ डे, इंजर्ड डे। तो ये सभी ही उसके पार्ट थे। 5 प्रकार के डे वो थे, ब्लाइंड डे, डेफ डे, इंजर्ड डे, डम डे और एक लैम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आइज वर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे? ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों के ऊपर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती थी ताकि वो कुछ भी ना देख पाएं। विच डे वॉज द वर्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स? कौन सा दिन था जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा था? वो था द ब्लाइंड डे। विच डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा था? वो था डम डे, यानी कि गूंगा बन के रहना सबसे मुश्किल था, और सबसे बुरा था ब्लाइंड डे। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। यदि डिफ़िकल्ट पूछा जाए तो वो होता है डम डे, यदि वर्स्ट यानी कि सबसे बुरा पूछा जाए वो होता है ब्लाइंड डे। मिस बीम लैड द राइटर टू अ, मिस बीम लेखक को किसके पास ले गई थी? अ ब्लाइंड गर्ल के पास। विच चाइल्ड यूजेस द क्रचेस? कौन सा जो बच्चा है वो क्रच का इस्तेमाल कर रहा था? वो कर रहा था लेम, यानी कि जो लंगड़ा है वही क्रच का इस्तेमाल करेगा, बैसाखी जिसको बोलते हैं। हु वाज मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द ग्राउंड? हु वाज मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन? कौन थी वो लड़की जो गार्डन में इधर उधर घूम रही थी, वॉकिंग कर रही थी? वो थी अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की। What was the name of the tall girl who was Miss Beam walking up and down in the garden? वो क्या नाम था उस लड़की का? उसका नाम था मिली, और वही उनकी हेड गर्ल थी। हेड गर्ल का नाम ही उनकी का मिली था। और जो गार्डनर का नाम पूछा जाए तो क्या था? गार्डनर का नाम था पीटर। What was the aim of Miss Beam school? मिस बीम के स्कूल का क्या उद्देश्य था? टू टीच स्टूडेंट्स थॉटफुलनेस, बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाना। सेलेक्ट द नेम ऑफ द राइटर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जो इस चैप्टर के ऑथर कौन है उनका नाम हमसे पूछा गया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज ई वी ल्यूकास। तो ये था गाइस 5वां चैप्टर।
अब हम छठा चैप्टर देखते हैं इसका, हु आई एम, मैं कौन हूँ। ये चैप्टर भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें राधा होती है, एक इसमें रोहित होता है, एक इसमें डोलमा होती है, और ऐसे ऐसे 4 से 5 बच्चे होते हैं। वो बताते हैं कि उनको क्या क्या करना पसंद है। डोलमा को प्रधानमंत्री बनना पसंद है। सरबजीत को जब कोई झूठ बोलता है तब उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो वो काउंट करता है 10 तक अपने नीचे देख के। तो वो सब आप एक वो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है, आप विजिट करना इसको जरूर यदि आप इसकी समरीज देखना चाहते हो। क्वेश्चन देखिए इसके, वट इज़ राधा फेवरेट एक्टिविटी, राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है। क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। विच ट्री इज देयर जस्ट आउटसाइड राधा हाउस, राधा के घर के बाद किस चीज़ का पेड़ है, वो है मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज राधा फील व्हेन सी हाई अप इन द स्काई, राधा कैसा फील करती है जब वो ऊपर आकाश में से देखती है। आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं पूरे संसार के ऊपर रूल कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ। हु वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर, एक सीड कलेक्टर कौन बनना चाहता है, वो है नासिर, ताकि उसके पेरेंट्स, उसके पापा को हर साल बीज खरीदने के लिए पैसे ना खरीदने पड़े, इसलिए वो बीजों को सुरक्षित कैसे रखा जाए वो भी वो तरीका जानना चाहता है। तो ये नासिर होता है। राधा को पेड़ों पर चढ़ना पसंद है, नासिर को बीज इकट्ठे करना पसंद है। नेक्स्ट है, नासिर फादर स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी टू बाय कॉटन सीड्स, कॉटन के सीड्स की यहाँ पे बात की गई कि उसको कपास की बीज खरीदने के लिए हर साल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। व्हाट इज़ रोहित फेवरेट एक्टिविटी, रोहित की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, ट्रैवलिंग, इसको यात्रा करना पसंद है। द अमेजन रिवर, जो अमेजन रिवर है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। वेयर इज कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में। वट डिड रोहित वॉन्ट टू विजिट, रोहित क्या विजिट करना चाहता है, ऑल ऑफ दिस, इजिप्ट के वो पिरामिड्स देखना चाहता है, कोणार्क का टेम्पल देखना चाहता है, और ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग वो देखना चाहता है। वट इज सरबजीत फेवरेट हॉबी, सरबजीत की फेवरेट हॉबी कौन सी है, स्पीकिंग ट्रूथ, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता है जब दूसरे उसको झूठा बोलते हैं। वट डज डोलमा वॉन्ट टू बिकम, सी वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। विच इज़ पीटर्स एक्टिविटी, पीटर्स की जो फेवरेट एक्टिविटी या फिर जो फेवरेट डे है वो कौन सा, द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, क्यों, क्योंकि इस दिन उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो सिनेमा हॉल जाती है टू सी अ फिल्म। वेयर डज पीटर्स होल फैमिली गो सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, सिनेमा हॉल जाती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये था चैप्टर छठा जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट 7 चैप्टर, फेयर प्लेस का नाम है। इसमें जुम्मन शेख होता है, एक उसका फ्रेंड अलगू चौधरी होता है, जुम्मन की वाइफ होती है, और एक जुम्मन की चाची होती है, जो मतलब उनकी जो जुम्मन की चाची होती है वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के हवाले कर देती है। सिर्फ वो कहती है कि मुझे 2 वक्त खाना चाहिए और कुछ भी नहीं। वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको खाना देना बंद कर देते हैं, अच्छे से उसकी सेवा नहीं करते। तो जो मौसी होती है, जो चाची होती है, वो सबके पास जाती है, उसकी प्रॉब्लम सुनाती है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ सहानुभूति दिखाते हैं, और कुछ उसको बोलते हैं कि जो अपने जो भतीजा और उसकी वाइफ के साथ वो समझौता कर ले। तो लास्ट में वो अलगू के पास जाती है और वो उसको पंचायत में जाने की बात बोलती है, और वो कहते हैं कि पंचायत में अलगू को अपना पंच चुनेगी। वो फिर अलगू उसको बोलता है कि चाची अब जानती हो अच्छे से कि मैं जुम्मन मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। फिर जो चाची होती है उसको बोलती है कि पंच परमेश्वर होता है, उसका ना तो कोई दोस्त होता ना इसका कोई दुश्मन होता। तो वहाँ से चली जाती है। जब पंचायत में फैसला आता है, जुम्मन को पता लगता है कि अलगू चौधरी को पंच चुना गया, तो बड़ा खुश होता है कि तो मेरा फ्रेंड है, मेरे खिलाफ फैसला नहीं करेगा। लेकिन जब अलगू फैसला सुनाता है तो वो चाची के पक्ष में होता है, और वो बोलता है कि इसको अलाउंस, एक मंथली अलाउंस देना चाहिए, एक भत्ता देना चाहिए, जिससे जो चाची है अपना जो खाना है अलग से पका सके, अपनी रसोई अलग बना सके। तो जुम्मन और अलगू में दरार आ जाती है उनकी दोस्ती में, अब उनकी दुश्मनी हो जाती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, अलगू चौधरी के 2 बैल होते हैं, जिनमें से एक बैल समझू साहू खरीद लेता है, और वो कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद जो बैल होता है वो मर जाता है। अलगू चौधरी जब समझू साहू से उसके पैसे मांगता है तो वो मना कर देता है। फिर अलगू चौधरी और समझू साहू का फैसला पंचायत में चला जाता है, और समझू साहू को पता होता है कि अलगू और जुम्मन की कैसी फ्रेंडशिप है। अब उनकी दोस्ती में दुश्मनी उनकी जो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। तो वो समझू साहू को अपना पंच चुन लेता है। फिर समझू साहू को जब पंच चुना जाता है तब उसको इस पंच बनने की गरिमा का, पंच पद की गरिमा का एहसास होता है, और वो सही सही फैसला सुनाता है कि समझू साहू को अलगू के पैसे देने चाहिए, क्योंकि जिस टाइम अलगू ने समझू को बैल दिया था उस टाइम वो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था। तो अभी समझू साहू ने अलगू चौधरी को पैसे देने चाहिए। इस प्रकार से जो उनकी मित्रता है वो फिर से पक्की हो जाती है। तो ये थी स्टोरी फेयर प्ले की। हम इसकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वट वाज द रिलेशन बिटवीन जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में क्या रिलेशन था, वो फ्रेंड्स थे।
हु हैड एन ओल्ड आंट, किसकी बूढ़ी आंट थी? जुम्मन शेख की आंट थी, हमको पता है। नेक्स्ट है हु मेड द डिमांड फॉर मंथली अलाउंस, किसने मंथली अलाउंस की मांग की थी? जुम्मन की आंट ने की थी। हु टुक द केस टू विलेज पंचायत, कौन ले गया जो मामला था? जुम्मन की आंट लेके गई थी पंचायत के पास में काम, जो ये सारा मामला था। वेयर वाज द पंचायत हेल्ड, पंचायत कहाँ पे आयोजित की गई थी? वो की गई थी अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। द वॉइस ऑफ पंच, यहाँ पे आएगा पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। हु वाज नॉमिनेटेड द हेड पंच इन द आर्ट्स केस, चाची के केस में हेड पंच किसको चुना गया था? वो चुना गया था अलगू को। नेक्स्ट है इन हुज फेवर डिड अलगू गिव द जजमेंट इन आर्ट्स केस, आर्ट के केस में जो अलगू ने किसके फेवर में फैसला लिया था? वो लिया था आर्ट के फेस में, आर्ट के केस में उसने जो आर्ट चाची के पक्ष में उसने फैसला लिया था। हु डिड अलगू सेल हिज बुलक, अलगू ने अपने जो बुलक थे, जो बैल थे, वो किसको बेचे थे? वो बेचे थे समझू साहू को। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द बुलक, बुलक को क्या हुआ था? इट डाइड, ये मर गया था। हु डिड साहू अपॉइंट द हेड पंच, साहू ने किसको हेड पंच बनाया था? जुम्मन को। हु वाज अ पार्टी इन द मंथली अलाउंस केस, मतलब कौन सी पार्टी थी मंथली अलाउंस केस में? जुम्मन, साहू या फिर जुम्मन्स आंट। वो पार्टी थी ए एंड सी वाली, यानी कि ए और सी, जुम्मन और जुम्मन की आंट वाली। जो मंथली अलाउंस वाला केस था उसमें पार्टी जुम्मन और जुम्मन की चाची की थी। हु वाज अ पार्टी इन द बुलक केस, जो बैल वाला केस था उसमें किसकी सी पार्टी थी? अलगू की थी और साहू की थी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जुम्मन व्हाट डज अ पंच नो, जुम्मन के अनुसार पंच क्या जानता है? जस्टिस, वो सिर्फ न्याय करना जानता है। इन हुज फेवर डिड द डिसीजन ऑफ बुलक केस गो, जो बैल वाले केस में जो फैसला है वो किसके पक्ष में जाता है? वो जाता है अलगू के पक्ष में। तो ये था 7वां चैप्टर जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है द बनियन ट्री, बनियन ट्री रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसकी जो समरी है आप वीडियो देख सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। हम इसके MCQ डिस्कस करते हैं। हु डिड द बनियन ट्री चीफली बिलोंग टू, जो बनियन ट्री है वो किसके साथ ज़्यादा संबंध रखता है? वो ऑथर के साथ, क्योंकि ग्रैंडफादर को बूढ़ा दिखाया गया 65 का, जो उसके ऊपर अभी नहीं चढ़ सकते। द बनियन ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून की बात वहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा देहरादून। हाउ ओल्ड वाज ऑथर्स ग्रैंडफादर, जो ऑथर के ग्रैंडफादर हैं वो कितने उम्र के थे? वो थे 65 ईयर्स के। हु वाज ऑथर्स फर्स्ट फ्रेंड, ऑथर की जो फर्स्ट फ्रेंड होती है वो कौन होती है? अ स्मॉल ग्रे स्क्वारल, एक गिलहरी होती है। नेक्स्ट है इन विच सीजन वाज द बनियन ट्री फुल ऑफ लाइफ, बनियन ट्री कौन सा सीजन में सबसे ज़्यादा हरा भरा होता है? वो होता है स्प्रिंग में, क्योंकि बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। द ऑथर वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के अंदर, ब्रांचेस के अंदर वो बैठा होता है। हु अपीयर टू द सीन ऑफ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द मंगोस, वहाँ पे आते हैं एक कौवा और एक मैना, जो कि उस सीन को देखते हैं, पूरी लड़ाई को। इन द थर्ड राउंड ऑफ फाइटिंग हु वाज किल्ड, जो तीसरा राउंड होता है फाइटिंग का उसमें कौन मारा जाता है? क्रो। हु वाज डिफीटेड इन द फाइट, फाइट में किसकी हार होती है? कोबरा की हार होती है, और जो मंगूज होता है वो जीत जाता है। हु कंग्रेचुलेटेड द मंगोज, मंगूज को किसने कंग्रेचुलेशन किया था? द मैना ने, उसको कंग्रेचुलेशन करते हुए वहाँ से उड़ गई थी। द कोबरा ग्लाइडेड आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस की, वो नागफनी के पौधे से वो बाहर आया था। हु इमर्ज्ड फ्रॉम बसेस, बसेस में कौन चला गया था? बसेस से कौन बाहर आया था? मंगोज। हु वाज कोबराज ओपोनेंट, कोबरा का ओपोनेंट कौन था? द मंगोज। ओपोनेंट होता है विरोधी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द बनियन ट्री, बनियन ट्री के लेसन के ऑथर कौन है? वो है रस्किन बॉन्ड। तो ये एक और चैप्टर द बनियन ट्री जो हमने डिस्कस किया। सो गाइस ये थी NCERT क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक का प्रोज सेक्शन है वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, इसके MCQs डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। सो गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, in this video of today we are going to discuss the brief summary of all the important points that are prescribed in the syllabus of class 6. आज की इस वीडियो में हम जो सभी पॉइंट्स दी गई हैं 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में
उन सभी की हम ब्रीफ समरी डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्या उनका सेंट्रल आइडिया है एंड देयर पोइट्स नेम एंड देयर पोइम्स नेम, ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली जो पोइम है वो अ हाउस एंड अ होम, ए हाउस ए होम, एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय लॉरेन एम हली। गाइस, जो ये वीडियो पोइम है ए हाउस ए होम, what we find in this poem, there is a big difference between a house and a home। एक घर में और एक मकान में बड़ा डिफरेंस होता है। अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, जो मकान होता है वो ब्रिक, स्टोन और हार्डवुड लकड़ी से बना होता है। इसका एक आंगन होता है, इसमें खिड़कियाँ होती हैं जिनमें शीशे लगे होते हैं, इनमें चिमनियाज होती हैं, केव्स होती हैं। इसका टाइलों वाला एक फ्लोर, इनकी फर्श होता है, इसकी छत होती है, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, और जो इसकी दीवारें हैं उनकी जो लिपाई होती है वो सीमेंट से की जाती है। लेकिन ये सभी इंग्रेडिएंट को हम एक होम नहीं बोल सकते, इसको घर नहीं बोल सकते, अनलेस इट हैज़ अ लविंग एंड केयरिंग फैमिली, जब तक इसमें प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले फैमिली मेम्बर्स ना हो, विच इंक्लूड्स ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स। जब तक इसमें प्यार करने वाले भाई बहन, माता पिता ना हो, तब तक हम इसको एक होम नहीं बोल सकते। द एक्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर सेल्फलेस एंड काइंडली फॉर ईच अदर। जो फैमिली मेम्बर्स के एक्ट होते हैं वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, और वो सेल्फलेस होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये है पॉइंट जिसमें लॉरेन एम हली ने एक घर और मकान के बीच में डिफरेंस बताया है कि जो मकान होता है वो ईंटों से मिलकर के बना होता है, और घर होता है जो लविंग एंड केयरिंग फैमिली मेम्बर से मिलकर बना होता है। तो गाइस, ये थी पॉइंट। अब हम इसके जो MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं। अ हाउस इज़ अ मेड ऑफ, घर किससे बना होता है? ब्रिक्स, लव, फेथफुलनेस, काइंडलीनेस। जो हाउस होता है, मकान होता है, वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों से मिल करके बना होता है। विंडोज आर फिटेड विद, खिड़कियों में क्या फिट किए जाते हैं? टाइल्स, ग्लासेस, स्टको, आयरन। इसे फिट किए जाते हैं ग्लासेस यानी कि शीशे। नेक्स्ट है फ्लोर्स आर मेड ऑफ, जो फर्श होता है वो किससे बना होता है? ग्लासेस, वुड, अर्थ, टाइल्स। जो फर्श होते हैं वो टाइलों से मिलकर के बने होते हैं। हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन ए हाउस, एक घर में कितने दरवाजे होते हैं? अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारे दरवाजे होते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, ना कोई फिक्स रूल है कि कितने दरवाजे होंगे। जितने भी दरवाजों की ज़रूरत होती है, जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, उतने दरवाजे होते हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए लॉट ऑफ। व्हाट इज़ ए होम मेड ऑफ, जो होम होता है, घर होता है, वो किससे बना होता है? फैमिली, काइंडलीनेस, अनसेल्फिश एक्ट, ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, इन सभी से मिलकर के ही एक होम बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर, फैमिली मेम्बर्स के जो एक्ट होते हैं, जो वो काम करते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अनसेल्फिश होते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के। व्हाट इज़ फाउंड इन अ होम, एक घर में क्या पाया जाता है? ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, ऑल ऑफ दीज। ये सभी एक लविंग एंड केयरिंग फैमिली में पाए जाते हैं। द वर्क इन अ होम इज शेयर्ड, जो काम हम घरों में शेयर करते हैं वो कैसे करते हैं? काइंडली, क्रूअली, ऑर्डरली, बैडली। वो हम शेयर करते हैं काइंडली यानी कि बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विनम्र भाव से। क्रूअली होता है निर्दयता से, ऑर्डरली होता है क्रम में, बैडली होता है बुरे तरीके से। अ हाउस हैज़, घर में क्या होता है? स्टको, चिमनीज, दोनों ही होते हैं, बोथ ए एंड बी आर राइट। द पोइट ऑफ द पोइम, इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पोइट ऑफ दिस पोइम इज़ लॉरेन एम हली। आप इसकी जो स्पेलिंग है वो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लिव इन, मैं रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ? होम, मैं एक घर में रहता हूँ। हाउस सिर्फ एक मकान को बोलेंगे, जो होम होगा वो घर होगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो हाउस होता है वो ईंटों से, पत्थर से, सीमेंट से मिलके बना होता है, और जो घर होता है, होम होता है, वो लविंग और केयरिंग फैमिली मेम्बर्स जैसे कि फादर्स, मदर्स, ब्रदर, सिस्टर, इन सब से मिलकर के बना होता है। तो गाइस, ये थी पोइम अ हाउस अ होम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोइम की ओर, जिसका नाम है द काइट। जो ये पोइम है द काइट, ये हैरी बैन के द्वारा लिखी गई है। इसकी जो समरी है उसको रीड करते हैं। अ न्यू काइट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द ब्लू स्काई, जो एक नई पतंग होती है वो नीले आसमान में बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। इट डाइव्स एंड डिप्स एंड स्नैप्स इट्स टेल्स, ये गोते लगाती है हवा में और इसकी जो पूंछ है उसको ऊपर नीचे करती है। व्हेन इट राइजेस अप लाइक अ शिप इट सीम्स इट रीच द टॉप
राइडिंग ओवर द टाइड्स ऑफ वाइंड। ऐसा लगता है इसकी जो तुलना वो एक जहाज़ से की गई है, वो एक लहरों की तरह ऊपर उठते हैं, जैसे कि समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं, समुद्री जहाज़ ऊपर उठता है, वैसे ये हवा के ऊपर उठती है। When the wind stops blowing, जब हवा बहनी बंद हो जाती है, हवा चलनी बंद हो जाती है, द काइट सीम्स टेकिंग रेस्ट, ऐसे लगता है कि जो पतंग है वो आराम कर रही है। When the string of the kite get loosened, जब पतंग की रस्सी को ढीला छोड़ा जाता है, we wind it back and run until a new breeze blows, जब पतंग की रस्सी को हम ढीला पड़ जाती है, वो आसमान में हवा ना चलने की वजह से, तो हम इसको फिर क्या करते हैं, फिर से हम इसको भी वाइंड इट बैक यानी कि वापस लपेटते हैं रस्सी को, और तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक एक नई हवा नहीं चलनी स्टार्ट हो जाती। इट्स विंग्स आर फील्ड अप विद न्यू एयर, जो इसके पंख होते हैं फिर नई हवा से भर जाते हैं, और फिर ये इट गोज अप अगेन, फिर से ऊपर चली जाती है। Whenever it gets caught on the top of a tree, जब भी किसी पेड़ की टॉप की ऊंची वाली चोटी में फंस जाती है, it is torn, ये फट जाती है, and looks very ugly, बड़ी भद्दी दिखाई पड़ती है। ये थी पॉइंट जिसमें काइट के बारे में बताया गया है। अब हम जो इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। द काइट इज़ ब्राइट व्हेन इट इज़, जो पतंग होती है बड़ी चमकदार होती है, कब होती है वो, जब वो नई होती है। वट कलर इज़ ऑफ द स्काई, आसमान का कलर कैसा, आसमान का कलर है ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइट स्नैप्स इट्स, जो पतंग है वो किस चीज़ को फड़फड़ाती है, वो इसकी टेल को, इनकी इसकी पूंछ को फड़फड़ाती है। वट डज द काइट राइड ओवर, किसके ऊपर ये राइड करती है, ये राइड करती है हवा के ऊपर। वैन वाइंड फॉल्स द काइट सेम्स टू, जब हवा चलनी बहती है बंद हो जाती है, फॉल्स द काइट, तो कैसा लगता है कि पतंग क्या कर रही है, वो रेस्ट कर रही है, ऐसा लगता है एक जगह वो थम जाती है। वैन डू वी वाइंड द स्ट्रिंग बैक, हम रस्सी को कब वापस लपेटते हैं। वैन द स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब वो ढीली पड़ जाती है। वट इज़ ब्राइट ऑन द ब्लू, आसमान में क्या चीज़ ब्राइट है, वो है काइट। वैन इट इज़ न्यू, वट इज़ न्यू, जब ये नई होती, कौन सी चीज़ नई होती है, वो होती है नई पतंग, पतंग के बारे में यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है द काइट रेजिड ऑफ वैन, जो पतंग होती है वो फट जाती है, कब वो फट जाती है। वैन इट इज़ कोट इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब ये किसी पेड़ की ऊंचे वाली चोटी में फंस जाती है तब। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द काइट, इस कविता के कवि कौन है, वो है हैरी बैन। अ न्यू काइट लुक्स, जो नई पतंग होती है वो कैसी दिखती है, वो दिखती है चमकदार, ब्राइट वो दिखती है। व्हाट इज़ द काइट कंपेयर टू, पतंग की तुलना किससे की गई है। इट इज़ कंपेयर टू अ शिप, इसकी तुलना एक शिप से की गई है। नेक्स्ट पोइम है द क्वर्ल। द क्वर्ल होता है लड़ाई या फिर झगड़ा, और जो इस कविता के कवि हैं वो हैं एलेनर फार्जियन। उसका नाम आप बाद में देख लेना, MCQs में आपको मिल जाएगा उसके नाम की स्पेलिंग। इसकी समरी देखिए। वन डे द पोइटस, जो कवित्री होती है, कॉल्ड विद हर ब्रदर, उसके भाई के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। द स्टार्ट ऑफ द कर्ल वॉज वेरी लाइट, जो झगड़े की शुरुआत थी वो बड़ी हल्की थी, बट इट्स एंड वॉज वेरी स्ट्रोंग, लेकिन जो इसका अंत था वो बड़ा भारी था। द ब्रदर वॉज क्लेमिंग, जो भाई था वो ये दावा कर रहा था दैट ही वॉज राइट, वो सही था, बट द पोइटस नो दैट ही वॉज रॉन्ग, जो भाई था वो ये बोल रहा था कि वो सही था, बट जो कवित्री होती है, पोइटस होती है, वो जानती है वो गलत था। दे बोथ हेटेड वन अनदर, दोनों एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। देयर आफ्टरनून बिकेम बोरिंग, उनकी जो दोपहर होती है वो बड़ी बोरिंग हो जाती है। देन सडनली द ब्रदर थम्प्ड ऑन द बैक ऑफ द पोइटस, तब अचानक से जो भाई आता है वो कवित्री की पीठ के ऊपर थपथपाता है और उसको पूछता है आस्क हर टू लीव द कर्ल, कि झगड़ा छोड़ दो, अब लड़ाई बंद करो। देन द पोइटस रियलाइज्ड दैट शी वाज इन द रॉन्ग, तब पोइटस को फील होता है कि वो गलत थी, एंड हर ब्रदर वाज इन द राइट, और उसका भाई सही था। बस ये छोटी सी पोइम में झगड़ा होता है कवित्री और उसके भाई के बीच में, दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। झगड़े की शुरुआत बड़ी हल्की फुल्की होती है, लेकिन इसका अंत बड़ा भारी होता है। उनकी जो आफ्टरनून होती है वो बोरिंग हो जाती है। लास्ट में कहते हैं जो भाई होता है उसकी बहन के पास आता है, इनकी पोइटस के पास आता है, उसके पेट थपथपाता है, बोलता है कि अब तो झगड़ा छोड़ दो। तब कवित्री को, पोइटस को फील होता है कि उसका भाई सही था और वो गलत थी। तो ये थी पोइम। इसके MCQs देखिए। द पोइटस क्वार्रेल्ड विद हर, कवित्री की लड़ाई किससे थी, विद हर ब्रदर, उसके भाई के साथ। फॉर वट रीज़न डिड द पोइटस हैव अ quarrel विद हर ब्रदर, कवित्री की उसके भाई से लड़ाई किस बात पर थी, नथिंग, किसी भी बात पर नहीं थी, बिना बात पर उनकी लड़ाई हुई थी।
हाउ वॉज द स्टार्ट ऑफ द क्वारल, झगड़े की शुरुआत कैसी थी? इट वॉज स्लाइट, ये बड़ी हल्की थी। हाउ वॉज द एंड ऑफ द क्वारल, झगड़े की जो एंड था, समाप्ति थी, वो कैसी थी? वो स्ट्रॉन्ग थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द कर्ल, कर्ल पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है? एलेनर फार्जिन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन सी इट्स स्पेलिंग, आप इसके नाम की स्पेलिंग देख सकते हो। हाउ डू द पोएटेस एंड हर ब्रदर ट्रीट वन अनदर, कवित्री और उसका भाई एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं? वो एक दूसरे से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउ वॉज देयर आफ्टरनून आफ्टर द क्वारल, उनकी दोपहर कैसी हो गई थी झगड़े के बाद? इट वॉज बोरिंग, बोरिंग हो गई थी। हु थम्प्ड ऑन पोएटस बैक, पोएटस की बैक के ऊपर किसने थम्प किया था? उसके भाई ने किया था, हर ब्रदर। हु एडमिटेड दैट ही और सी वाज रॉन्ग, किसने स्वीकार किया था कि वो गलत है? उसके भाई ने स्वीकार किया था कि वो गलत है। हु हेटेड वन अनदर, किसने एक दूसरे से नफरत की थी? द पोएटस एंड हर ब्रदर। ये थी एक और पोएम जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं, वो है ब्यूटी। ब्यूटी होती है सुंदरता, और जो ये पोएम है ए शोर के द्वारा लिखी गई है। लेट्स रीड इट्स समरी। नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, जो प्रकृति होती है वो सुंदरता से भरपूर होती है। इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हर जगह। ब्यूटी इज, जो सुंदरता होती है इसको हम सनलाइट में देख सकते हैं, बर्ड्स में देख सकते हैं, जो अनाज के भरे हुए खेत हैं उनमें देख सकते हैं। एंड पीपल वर्किंग एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जो लोग किसान उनकी फसल के लिए नाच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनमें हम ब्यूटी को देख सकते हैं। ब्यूटी कैन बी हर्ड इन द नाइट, सुंदरता को हम रात में भी सुन सकते हैं। वाइंड साइंग, जब हवा आहें भर रही होती है उसमें सुन सकते हैं। रेन फॉलिंग, बारिश की गिरने की आवाज़ में हम ब्यूटी को फील कर सकते हैं। और द सॉन्ग ऑफ अ सिंगर, किसी सिंगर के सॉन्ग में भी हम ब्यूटी देख सकते हैं। ब्यूटी कैन बी फेल्ट इन योर सेल्फ, आप में खुद में भी ब्यूटी है। गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट दैमसेल्व्स, जो अच्छे काम, जो खुश के विचार हैं, खुशी के विचार हैं, खुशनुमा विचार हैं, जो बार बार आपके सपनों में आते हैं, आर सोर्स ऑफ परमानेंट ब्यूटी फॉर यू, आपके लिए एक परमानेंट ब्यूटी का स्रोत होते हैं। तो ये थी पॉइंट ब्यूटी वाली। व्हाट कैन बी सीन इन द सनलाइट, सनलाइट में क्या देखा जा सकता है? ब्यूटी। ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज ब्यूटीफुल, इनमें से कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल है? ट्रीज, कॉर्न ग्रोइंग, बर्ड्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी ही ब्यूटीफुल हैं। व्हाट आर पीपल डांसिंग फॉर, लोग किसके लिए डांस कर रहे हैं? दे आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है पक्की हुई फसल की कटाई का टाइम। व्हाट आर पीपल डूइंग फॉर देयर हार्वेस्ट, उनकी फसल के लिए वो क्या कर रहे हैं? दे आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। व्हाट कैन बी हर्ड इन द नाइट, रात में क्या सुन सकते हैं हम? ब्यूटी को सुन सकते हैं। व्हाट इज साइंग, कौन सी चीज़ है जो साइंग कर रही है, आहें भर रही है? वो है वाइंड। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉलिंग, क्या गिर रहा है? बारिश, रेन। व्हाट इज सिंगर डूइंग, सिंगर क्या कर रहा है? चैंटिंग, चैंटिंग होता है गाना गाना। ब्यूटी कैन बी सीन, ब्यूटी देखी जा सकती है इन सभी में, इन आवर सेल्स, इन हैप्पी थॉट्स, इन गुड डीड्स, इन सभी में हम ब्यूटी को देख सकते हैं। व्हाट रिपीट दैमसेल्व्स, कौन सी चीज़ खुद को रिपीट करती है? गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, बैड डीड, बोथ ए एंड बी, गुड डीड्स और हैप्पी थॉट्स। वो इज़ द पॉइंट ऑफ द पोइम ब्यूटी, ब्यूटी कविता के कवि कौन है? ए श्योर। तो ये थी पोइम ब्यूटी वाली जो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम अगली पोइम की तरफ चलते हैं, वो है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। अब जिसकी जो डिटेल टेक्स्ट है वो हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो एक बच्चा होता है, बच्चे के लिए जो टीचर होता है बड़ा स्पेशल होता है, उसके लिए मानना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि उसका जो टीचर है वो एक ऑर्डिनरी यानी एक साधारण सा पर्सन है। बच्चे को ये शक होता है अबाउट द थिंग्स हिज टीचर डू, कि उसके टीचर क्या करते हैं, इसके बारे में बच्चे संदेहपूर्ण रहते हैं। ही आस्क क्वेश्चन वेयर ऑल द टीचर्स गो आफ्टर द स्कूल इज़ क्लोज एट 4 PM, जब शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है तब जो टीचर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वेयर दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? व्हाट दे वेयर, वो क्या पहनते हैं? एंड इफ़ दे वॉच TV, क्या वो TV देखते हैं? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो इफ़ हिज टीचर लिव विद अदर पीपल, बच्चा जानना चाहता है क्या टीचर्स दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? इफ़ दे हैव मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी डैडी होते हैं? इफ़ दे मेड मिस्टेक दे वर व्हेन दे वर स्मॉल, क्या वो भी गलतियां करते थे जब वो छोटे थे? द स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो वॉन्ट टू नो इफ़ हिज टीचर वर ऑल्सो पनिश्ड व्हेन दे वर स्टूडेंट्स इन स्कूल, बच्चा ये भी जानना चाहता है क्या उनके टीचर को भी पनिश किया जाता था जब वो स्कूल में
छोटे थे या फिर गलतियाँ करते थे, देन द चाइल्ड सी दैट द डे ही विल फॉलो अ टीचर, वह कहता है कि घर जाते हुए किसी टीचर को फॉलो करेगा एंड फाइंड आउट ऑल द थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेगा। देन ही विल पुट ऑल दीज थिंग्स इन अ पोइम, तब वो इन सब बातों को एक पोइम में पुट करेगा, सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन रीड दैम, ताकि सब बच्चों को पता चल सके कि टीचर्स क्या करते हैं वास्तव में। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। वे व्हेन डू ऑल द टीचर्स व्हेन डू द टीचर्स लीव द स्कूल, जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल से कब जाते हैं, वो जाते हैं एट 4 o'clock, 4 बजे। वट डज द पोइट वॉन्ट टू नो अबाउट द टीचर्स एट 4 o'clock, 4 बजे क्या जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं। वेयर दे गो, कि वो कहाँ जाते हैं 4 बजे छुट्टी होने के बाद। अकॉर्डिंग टू द पोइट वट डू द टीचर्स वियर, कवि के अनुसार जो टीचर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, दे वियर पायजामाज। वट डू द नॉर्मल पीपल वॉच एट होम, नॉर्मल पीपल घरों पे क्या देखते हैं, टीवी। वट डू द नॉर्मल पीपल डू, नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, पिक देयर नोजेज, वो अपनी नोज साफ करते हैं। डू द टीचर्स लिव विद देयर मम्स एंड डैड्स, क्या टीचर्स भी अपने मम्मी डैडी के साथ रहते हैं, बिल्कुल यस। व्हेन वेयर वर द टीचर्स एवर चिल्ड्रन, क्या टीचर्स भी कब बच्चे थे, यस टीचर्स भी कभी बच्चे थे। वेयर वर द टीचर पनिश्ड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, टीचर्स को कहाँ पे पनिश किया जाता था जब वो बच्चे थे, दे वर पनिश्ड इन द कॉर्नर, यानी कोने में। वर द टीचर्स मेड मिस्टेक व्हेन दे वर चिल्ड्रन, क्या कभी टीचर्स गलतियाँ करते थे जब वो बच्चे थे, यस करते थे। विच बुक्स डिड द टीचर लॉस व्हेन दे वर चिल्ड्रन, टीचर्स कौन सी बुक गुमा देते थी जब वो बच्चे थे, दे लॉस देयर हिम बुक्स, हिम होता है भजनों की किताब। नेक्स्ट, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने भी कभी अपना टिफिन ऐसे ही खाली बिना खाए छोड़ देते थे। व्हाट डज ग्रीन मीन्स, ग्रीन होता है टिफिन फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, एक ऐसा टिफिन जिसमें हरी सब्जियां हों, क्या टीचर्स भी हरी सब्जियां खाने से मना कर देते थे। वाई वर द टीचर्स पनिश्ड इन द क्लास व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जो टीचर्स को क्लास में क्यों पनिश किया जाता था जब वे बच्चे थे, फॉर पिंचिंग द चॉकलेट फ्लेक, चॉकलेट खाने के लिए। वेयर डिड द टीचर्स स्क्रिबल व्हेन दे वर चिल्ड्रन, टीचर्स कहाँ पे स्क्रिबल होता है, स्क्रिबल होता है घसीट के लिखना, खुर्च के लिखना, तो कहाँ पे स्क्रिबल करते थे, ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर। वट प्लान डिड द पोइट मेक टू फाइंड आउट अबाउट द टीचर्स, क्या प्लान बनाता टू फॉलो ए टीचर, किसी टीचर को पीछा करेगा और वो सब बातें पता करेगा। वट द पोइट विल डू व्हेन ही फाइंड आउट अबाउट द टीचर्स, जब वो कवि है पता कर लेगा कि टीचर्स क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो क्या करेगा, देन ऑल द थिंग्स को पुट अप इन द पोइम, एक पोइम में लिखेगा। बट द पोइट विल फाइंड आउट, कभी क्या पता लगाएगा, वेयर द टीचर्स गो। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, पीटर डिक्सन, पीटर डिक्सन इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। नेक्स्ट पोइम है द वंडरफुल वर्ड्स, मैरी ओ नील के द्वारा ये कविता लिखी गई है। थॉट्स ट्रैवल एंड डाई इफ दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड, विचार दब जाते हैं, मर जाते हैं, जिनको व्यक्त नहीं किया जाता था। टू एक्सप्रेस अ थॉट, किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए वी आर जस्ट टू मैच द वर्ड्स, हमको शब्दों को मैच करना होता है। मैनी लवलीस्ट थिंग्स आर स्टिल इम्प्रिजन्ड, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे दिमाग में दबी पड़ी हैं। बिकॉज वी लैक प्रॉपर वर्ड्स, क्योंकि हमारे पास अच्छे उचित शब्दों की उचित शब्द नहीं है हमारे पास, टू एक्सप्रेस दैम, उनको व्यक्त करने के लिए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, जो शब्द होते हैं वो विचार के लिए भोजन और कपड़ों का काम करते हैं। दे गिव अ शेप एंड मूवमेंट टू थॉट, वे हमारे विचारों को गति प्रदान करते हैं, उनको एक आकार प्रदान करते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू हियर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थॉट्स, हर कोई सुंदर और ताज़े विचार सुनना पसंद करता है। ओनली वर्ड्स हैव सच अ ग्रेट पावर, सिर्फ शब्दों में इतनी पावर होती है, दैट कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड आवर आइज, शब्दों में ये ताकत होती है कि वो हमारी आंखों के पीछे हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो विचार हैं उनको वो बाहर ला सकते हैं। ये थी पोइम मैरी ओ नील के द्वारा लिखी हुई। व्हाट शुड वी नेवर लेट विद अ थॉट, हमें किसी विचार के साथ क्या नहीं करना चाहिए, टू स्ट्राइवल, ना तो उसको दबने देना चाहिए ना ही उसको मरने देना चाहिए, बोथ ए एंड बी। विच लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गेम, कौन सी लैंग्वेज को एक वंडरफुल गेम बोला गया है, इंग्लिश लैंग्वेज को बोला गया है। कैन वी प्ले द गेम ऑफ लैंग्वेज, क्या हम लैंग्वेज गेम खेल सकते हैं, येस वी कैन। टू स्पीक इंग्लिश वट आर वी टू मैच, इंग्लिश बोलने के लिए हमको क्या मैच करना होता है, हमको मैच करने होते हैं वर्ड्स, इनके शब्द। नेक्स्ट है वेयर आर द ब्राइटेस्ट थॉट, जो महान विचार है वो कहाँ है, इन अवर हेड, हमारे मन में, हमारे दिमाग में। हाउ डू द ब्राइटेस्ट थॉट कम आउट, कैसे आते हैं वो बाहर, क्लियरली एंड ट्रूली, क्लियर एंड ट्रू।
व्हाट आर द वर्ड्स टू थॉट? वर्ड्स थॉट के लिए क्या काम करते हैं? फूड का, बॉडी का भी और ड्रेस का भी। फूड और जो ड्रेस है वो तो दिया हुआ है, और बॉडी इसलिए बोला क्योंकि वो उसको शेप भी देते हैं। जो शब्द होते हैं विचारों को शेप भी प्रदान करते हैं। हाउ आर थॉट्स ग्रूम्ड एंड फेड? विचार को कैसे फेड किया जाता है? हैंडसमली, बड़ी सुंदरता से। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स एवरीवन लॉन्ग्स टू हियर टुडे? किस प्रकार के शब्द सुनना हर कोई पसंद करता है? फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, बोथ ए एंड बी। व्हाट कैन फ्री अ थॉट? एक विचार को कौन सी चीज फ्री कर सकती है? वह शब्द, वर्ड्स। वेयर आर द थॉट्स इम्प्रिजन्ड? विचार कहाँ रुके होते हैं? बिहाइंड अवर आइज, हमारी आंखों के पीछे। वट इज होल्डिंग अ मार्वलस न्यू सरप्राइज? कौन सी चीज़ है जो एक बड़ा शानदार सरप्राइज छिपाए हुए है, पकड़े हुए है? वो है माइंड, हमारा मन। हाउ इज द सरप्राइज? सरप्राइज कैसा है? न्यू। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द वंडरफुल वर्ड्स? मैरी ओ नील इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। नेक्स्ट पोइम है वोकेशन। वोकेशन होता है व्यवसाय, यानी कि कोई भी काम धंधा, आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई कुछ न कुछ काम करता ही है उसका पेट पालने के लिए। जो ये पोइम है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, बड़ी ब्यूटीफुल पोइम है। इन दिस पोइम द पोइट ब्रिंग्स आउट द आइडिया थ्रू अ स्मॉल चाइल्ड दैट ऑल टाइप ऑफ वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एक बच्चे के जरिए से वो ये बताना चाहते हैं, ये आइडिया दिखाना चाहते हैं कि सभी जो काम होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द चाइल्ड सीज अ हॉकर इन द स्ट्रीट। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो एक हॉकर को देखता है। हॉकर होता है फेरी वाला। ही इज सेलिंग बैंगल्स, जो चूड़ियाँ बेच रहा है। द चाइल्ड विशेज टू बिकम अ हॉकर। जो बच्चा है वो एक हॉकर बनने की इच्छा रखता है। बिकॉज ही इज़ फ्री एट हिज विल, क्योंकि वो अपनी इच्छा से फ्री है, वो कहीं पर भी जा सकता है। ही कैन गो वेयर एवर एनी वेयर एट टाइम, एनी टाइम, वो किसी भी टाइम कहीं पर भी जा सकता है। वाहिल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो घर से वापस आ रहा होता है एट 4 o'clock, 4 बजे, द चाइल्ड सीज अ गार्डनर, तब बच्चा एक गार्डनर यानी कि एक माली को देखता है। ही इज़ डिगिंग द ग्राउंड, जो कि ज़मीन खोद रहा होता है। हीज क्लोथ्स आर सोल्ड, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। द चाइल्ड विशेज टू बिकम अ गार्डनर, अब बच्चा एक गार्डनर बनने की इच्छा रखता है। बिकॉज देर इज़ नो वन हु कैन स्कोल्ड हिम फॉर सोइलिंग हीज क्लोथ्स, क्योंकि कोई नहीं होगा जो उसको डांटेगा कपड़े गंदे करने की वजह से। एट नाइट, रात में, वैन हीज मदर सेंड्स हिम टू बेड, जब उसकी माँ उसको सुलाती है। द चाइल्ड सीज अ वॉचमैन, बच्चा एक वॉचमैन को देखता है। ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, वो गली में इधर उधर घूम रहा होता है। ही नेवर टेक्स रेस्ट एट नाइट, वो रात में कभी भी आराम नहीं करता। द चाइल्ड विशेज टू बिकम अ वॉचमैन, अब बच्चा एक वॉचमैन बनना चाहता है। सो दैट ही कैन फ्रीली वॉक इन द स्ट्रीट ऑल नाइट, ताकि वो पूरी रात गली में घूम सके। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। When does the gong sound in the morning? सुबह घंटी कब बजती है? At 10. Where does the small boy go to the sound of the gong? वो स्कूल जा रहा होता है। Who does the boy meet while going to the school? स्कूल जाते हुए कौन मिलता है उसको सबसे पहले? सबसे पहले मिलता है हॉकर। What is the hawker selling? जो फेरी वाला होता है वो क्या बेच रहा होता है? वो बैंगल्स, चूड़ियाँ बेच रहा होता है। What does the boy notice about the hawker? जो लड़का होता है वो हॉकर के बारे में क्या चीज़ नोटिस करता है? ही इज़ नॉट इन अ हरी, वो जल्दबाजी में नहीं है। ही मस्ट नॉट टू टेक द स्पेशल रोड, वो किसी भी विशेष रोड पे नहीं जाएगा, वो किसी भी रोड पर भी जा सकता है, कोई पर्टिकुलर रोड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ही मस्ट नॉट रीच अ स्पेशल प्लेस, किसी विशेष जगह पर भी उसको नहीं जाना है। ऑल ऑफ दी अबव, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। एट वट टाइम डज द बॉय कम बैक फ्रॉम स्कूल? स्कूल से कब वापस आता है? एट 4, 4 बजे। हु डज द बॉय सी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल? जो लड़का होता है वो स्कूल से वापस आते हुए किसको देखता है? वो देखता है गार्डनर को। गार्डनर क्या कर रहा होता है? डिगिंग द ग्राउंड, वो जमीन खोद रहा होता है। वेयर डज द बॉयज मदर सेंड हिम टू जस्ट एज इट्स गेट्स डार्क? जैसे अंधेरा होता है तो लड़के की माँ उसको कहाँ भेज रही होती है? वो टू बेड, सोने के लिए बिस्तर पे भेज रही होती है। हु डज द बॉय सी एट नाइट? लड़का रात में किसको देखता है? वो एक वॉचमैन को देखता है। हु नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ? पूरी जिंदगी कौन एक बार भी मतलब बिस्तर पे रात को नहीं गया होगा? वो है वॉचमैन। हाउ इज़ द लेन एट नाइट? रात में जो लेन है वो कैसी है? डार्क भी है और लोनली, अंधेरे वाली भी है और एकांत भी है। व्हाट डज द वॉचमैन स्विंग इन हिज हैंड? उसके हैंड में होता है एक लैंटर्न, यानी कि लालटेन होता है वॉचमैन के हैंड में। व्हाट डज द बॉय विश टू बिकम? लड़का क्या करने की इच्छा रखता है?
होकर, वॉचमैन, गार्डर, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही वो बनने की एक एक बार इच्छा करता है। हु इज़ द पॉइंट ऑफ द पोइम वोकेशन? वोकेशन पोइम है जो वो किसके द्वारा लिखी गई? दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सभी पॉइम्स की जो ब्रीफ समरी है वो हिंदी में डिस्कस की है और जो उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.